हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रयोगशाला। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम है आयुष, ठीक है, एंड मैं अभी क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। सो मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी एजुकेट करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। एंड मेरे साथ 2 टीचर्स और हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, chemical reactions and equations. So, what is chemical reaction? हम सबसे पहले वही जान लेते हैं कि chemical reaction ही होता क्या है। So, actually, जब भी किसी सब्सटेंस में, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, अच्छा मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, सब्सटेंस, whenever substance undergoes chemical change, so that process is also known as chemical reaction. Okay, so chemical change, जब किसी ऑब्जेक्ट में या फिर सब्सटेंस में चेंज आता है केमिकली, तो केमिकल चेंज क्या होता है? एनी चेंज दैट मेक्स न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, सो चेंज के बाद उस चीज जो पहले जो सब्सटेंस था, अब उससे न्यू प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। सो वो होता है केमिकल चेंज, अपना जैसे हमने 9th में पढ़ा था। उसी प्रोसेस को हम 10th में केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया अपना केमिकल रिएक्शन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और इसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहले होता है, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सो इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब वो सिंबॉलिक भी हो सकता है एंड वर्ड इक्वेशन भी हो सकता है। मैं बताता हूँ। केमिकल इक्वेशन, ओके। सो इसके 2 टाइप्स आते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन एंड दूसरा है सिंबॉलिक, जिसको हम कहते हैं अपना, क्या है वो? अरे वही यार, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन होता है कि हम उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनके जिनके साथ केमिकल चेंज होता है, उनको हम उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सोडियम मेटल, आप जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा आपने। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, सो ये हो गया अपना वर्ड इक्वेशन, जिसमें हमने एलिमेंट्स को वर्ड से रिप्रेजेंट किया है। और आते हैं हम अपने केमिकल इक्वेशन पे। ओके, सो अगर हम इसी एग्जांपल को ले तो सोडियम का, अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को यूज ना कर, उनके रियल नेम को यूज ना करके हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स तो आपने पढ़े होंगे 9th में, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा, यहाँ पे आपको एडिटर दिखा देगा। तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। सो सोडियम का सिंबल होता है Na, नेट्रियम जो होता है उसका ग्रीक या लैटिन वर्ड होता है शायद से, एंड ऑक्सीजन का ऑक्साइड O2 गिव्स यू Na2O। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सब्सटेंस केमिकल चेंज हुआ उसके साथ, उसको केमिकल रिएक्शन बोला। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, जिसको पहला होता है केमिकल इक्वेशन। अब उसके 2 टाइप होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल वर्ड इक्वेशन में हम लोग सिंबल्स ना यूज करके वर्ड के, मतलब एक्चुअल नेम यूज करते हैं एलिमेंट्स के, एंड केमिकल इक्वेशन में हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो यही था अपना पार्ट, आगे बढ़ते हैं अब। सो अब मैंने वो सब मिटा दिया है। अब मैं यहाँ पे यहीं पे वही एग्जांपल लिखता हूँ, Na प्लस O2 गिव्स यू Na2O। अब मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप दोनों एलिमेंट्स, जो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, LHS साइड एंड RHS साइड, दोनों साइड काउंट कीजिए कि क्या एटम सेम है
जैसे कि Na है, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ओके, अनबैलेंस्ड इक्वेशन या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमारा जो इक्वेशन होता है वो बैलेंस नहीं होता है, अगर हम और हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है, ताकि हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो हमारे सर एंटोइन लेवोइजियर ने दिया था, ओके, सो उसके मुताबिक कभी भी केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ भी होता है, उसमें एलएचएस साइड, मतलब जब वो पहले था जो सब्सटेंस और बाद में सब्सटेंस, दोनों के जो मास है वो सेम रहेंगे, ओके। सो हमें इसको अनबैलेंस से बैलेंस करना है, ओके। और अनबैलेंस जो इक्वेशन होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है स्केलेटल इक्वेशन, ओके। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, या फिर अनबैलेंस इक्वेशन ना यूज करके स्केलेटल इक्वेशन यूज करते हैं वर्ड, ओके। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ एक बार, स्केलेटल थोड़ा सा दिख नहीं रहा ढंग से, स्केलेटल। अब स्केलेटल क्यों कहते हैं, स्केलेटल मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स एंड मल्टीपल सिस्टम से बनते हैं, उसमें आता है स्केलेटल सिस्टम हमारा, है ना, जो हमारे को सपोर्ट करता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एक्चुअली। सो वो एकदम खाली रहता है, अगर हम उसमें से मसल ये सब हटा दे तो वो सिर्फ एक ब्लैंक स्ट्रेंथ, मतलब वो स्ट्रक्चर बना रहेगा हमारे बॉडी का, ठीक है। सो वही सेम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन को, ओके। सो अब हम जानते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। सो have to convert it, we have to convert it, okay. So what is the balance equation? So balance equation को वैसे इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे LHS साइड में, RHS साइड में हर एलिमेंट के हर एटम सेम नंबर में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कोई केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड हो, तो वो अगर देखूं मैं H2 प्लस O2 gives you 2H2O, और यहाँ पे 2 आएगा। कैसे करते हो बाद में जानते, पहले जानते हैं बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, हाइड्रोजन 2 आइटम इंटू 2 4 आइटम्स हो गए, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आइटम हो गया, ठीक। अब हम आरएचएस साइड आते हैं, ये 2 4 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 है, और यहाँ से 2 इंटू होगा O में, सो ये हो गया 2। सो यहाँ हो गया रिएक्टेंट, हाँ, जो एरो होता है, मतलब एलएचएस साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड या फिर रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं आप, एंड यहाँ पे बोलते हैं हम इन्हें प्रोडक्ट्स, ओके। सो रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे तो H जो है हमारा और O जो है, H हमारा 4 है क्योंकि 2 इंटू 2 है 4, एंड O हमारा 2 ही है, ओके। एंड यहाँ देखेंगे तो H एंड O, H भी 4 है, 2 इंटू 2 4, एंड 2 है ये पहले से, तो हम इसको नहीं 2 नहीं है पहले से, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 इंटू 2 2, नाइस। सो ये हो गया बैलेंस। अब इसको कैसे करते हैं अब वो जानते हैं। सो अब हमने जान लिया कि बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, लेकिन अब आप बोलोगे भाई अब ये तो बता बैलेंस कैसे करते हैं, तो अभी बताते हैं। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2, Mg होता है हमारा मैग्नीशियम एंड O होता है ऑक्सीजन। तो जब ये रिएक्ट करता है एयर में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एक्चुअली हीट डालने पर। ये सारे कैटलिस्ट होते हैं, जो एरो के हम ऊपर लिखते हैं ना, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये जो हीट हम दे रहे हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट एक्सटर्नली, तो ये सपोर्ट कर रही है हमारी रिएक्शन को, जिससे रिएक्शन पॉसिबल होके MgO बन रहा है, ओके। सो ये हो गया कैटलिस्ट हमारा हीट, ओके। तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अराउंड में बॉक्सेस अराउंड ईच
एलिमेंट और कंपाउंड। ये आप अपनी बुक खोल के भी देख सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे हमें डब्बे बनाने हैं, ठीक है, ताकि हम अंदर का जो साइड है ना वो उसे हम चेंज ना करें, क्योंकि अंदर का साइड चेंज कर दिया, जैसे mg2 बना दिया हमने यहाँ पे, तो ये तो पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि mg2 में होता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ओके। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं उनकी एटॉमिसिटी 1 ही होती है। सो ये हो गया अपना। तो हमें इनको अंदर से चेंज नहीं करना है, कोई खिलवाड़ नहीं करना है इनके साथ, हमें बाहर से इनको चेंज करना है, इनकी वैल्यूज़ को, ओके। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgO कंपाउंड, ओके। सो स्टेप 1 है हमें डब्बे बना देने हैं, ओके। अब हमें देखना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 हमें देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से वाले कंपाउंड या फिर एलिमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ओके। इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ओके। और अब मैं इसमें से ले लेता हूँ सपोज ये वाला कंपाउंड, ओके। हम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चूज़ करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो बैलेंस ये है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे सिंपल, ये तो सिंपल है, लेकिन जो हाई लेवल के केमिकल इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे हमें बैलेंस करना होता है, वहाँ पे हमें सबसे पहले जो वैसा कंपाउंड लेना होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, ओके। तो मैं ये ले लेता हूँ, इसमें ऑक्सीजन को हमें करना, और ये देखना है कि इस कंपाउंड में कौन से वाले एलिमेंट पे सबसे ज़्यादा एटम्स है, ओके। तो यहाँ पे O है, इन पे दोनों बराबर है, लेकिन Mg जब इक्वल ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स में, Mg रिएक्टेंट्स हो गया यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स आ गया यहाँ पे, ओके। Mg 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 ओके। सो Mg तो हमारा 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। मेन दिक्कत है ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, सो हमें इसको इक्वेट करना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, छोटा नहीं बड़े का, ओके। यहाँ पे अगर 2 ऐड कर दिए, इसको आपको हर एक अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप में करना है, मैं एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। आपने जैसे 2 ऐड कर दिया, ठीक, तो अगले स्टेप में आपको दूसरा वाला ऐड करना है, एक ही में सबको ऐड नहीं करना, ओके। सो यहाँ पे 2 ऐड किया, तो इससे Mg भी 2 हो गया एंड O भी 2 हो गया। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, Mg जो पहले इक्वल था, बैलेंस था, अब वो अनबैलेंस हो चुका है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम आपके पास एक 2 ऐड कर देंगे, ओके, इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 2 इट इज बैलेंस। मैं जो ये नंबर सेलेक्ट करूँगी इनको अच्छे से लिख देता हूँ। सो अब लास्ट में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, अब जैसे ही बैलेंस हो गया, बहुत छोटा सा केमिकल इक्वेशन था, इसलिए जल्दी हो गया आपका। कुछ अगर आप एडवांस वाले लेते हैं प्रैक्टिस करते वक्त, तो वो बहुत लंबा जाता है, ओके। तो इसको लास्ट में हमें लिखना पड़ता है, पहले तो हम खोल लेते हैं डब्बे, ओके। हमने रूल्स फॉलो करके अंदर वाली चीज़ों को नहीं छेड़ा है, ओके। सो ये हो गया। अब एट लास्ट क्या होता है, स्टेप 3, ये 3 स्टेप में ही खत्म हो रहा है, ओके। लेकिन जो बुक वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट हाँ इससे थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का है, ओके। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। मेक आवर बैलेंस्ड इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इन्फो लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट, ओके। अब इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे बताना है कि हर एलिमेंट कौन सा स्टेट में है। और जैसे हमने कैटलिस्ट ऐड किया था यहाँ पे, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं हम, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप लिख सकते हैं। सो अगर हम इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 2Mg। अब Mg हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो S लिखते हैं उसके लिए, प्लस ऑक्सीजन हमारा गैस है, ओके, गिव्स यू क्या है, Mg2MgO, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा है, जगह लिखी, ओके। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, फिर ना कंफ्यूज हो जाएंगे हमें ना। अपने जैसे ए एरो के बाद हम इस 2MgO को यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है,
वरना लोग समझेंगे कि रिएक्टेंट है ये। अब लोग की बातें हैं तो माननी तो पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके नाइस एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं MgO एंड यहाँ पे हम एस कर देते हैं। अब N2MgO या फिर MgO बोलो, तो जो MgO होता है ना वो एक वाइट पाउडर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ओके, और इस रिएक्शन में आपको बहुत जितने भी रिएक्शन दिए ना बुक में, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप उसको याद कर लो, ठीक है, और उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, फिजिकल स्टेट क्या है, ओके वो सब याद कर लो। अब जैसे मैं इसका बताऊँ तो ये जब बर्न होता है तो ये वाइट डिजलिंग लाइट होता है, वो प्रोड्यूस करता है। ओके, विद हीट, विद वाइट डिजलिंग लाइट एंड प्लस हीट। ओके, तो जब बर्न करेगा तो लाइट तो प्रोड्यूस करेगा ही, तो ये वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, वाइट डिजलिंग लाइट। ओके, प्लस हीट एंड हमारा जो प्रोडक्ट बनता है 2MgO, ये होता है हमारा वाइट पाउडर। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन जाता है। ओके, सो यह था अपना बैलेंसिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो हमारे पास दो टाइप, मतलब दो बेस पे डिपेंडेंट होते हैं, बेसिस पे। पहला है और दूसरा होता है एनर्जी लेवल पे, और दूसरा होता है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, देखा जाता है कि कैसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो मैं आपको मेनली ये बताना था कि एनर्जी लेवल पे जो मेन होते हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इस पे आता हूँ। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। 4 टाइप्स, इसमें 2 टाइप्स है, इसमें 4 टाइप्स है। अब मैं बता दूँ कौन कौन से। ओके, सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं नाम लिख देता हूँ, फिर अगले वाले स्लाइड पे हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके, यहाँ पे लिखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई वर्ड क्लियर ना दिखे तो मैं आपको उसके लिए बोल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे एनर्जी लेवल पे 2 टाइप्स हैं, जो कि है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड जो बाकी के टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 टाइप आते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो अब हम मेनली चैप्टर के मिड में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। इसको ख़त्म करके हो जाएगा, बस एक पेज बचेगा। ओके, सो अब आते हैं इस वाले पे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं in which we provide heat। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था Mg+O2 का, हमने कैटलिस्ट डाला था हीट को MgO। ओके, तो इसमें हमने हीट प्रोवाइड किया। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट को प्रोवाइड करना होता है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं। ओके, सो
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट को छोड़ते हैं, ओके, जो कि हीट को छोड़ते हैं, जैसे कि हम Na प्लस H2 करते हैं तो ये बन जाता है NaOH, ओके। सो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी शॉर्ट्स में वीडियोस देखे होंगे कि सोडियम मेटल होता है, पोटेशियम मेटल होता है, उसको वो लोग पानी में गिरा देते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करता है, ठीक है, तो और वो फट जाता है, ब्लास्ट करता है, छोटा सा बूम करता है, क्या बोलूँ मैं, बूम करता है, ठीक है, और फायर और हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। सो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, एंड ये होता है एंडोथर्मिक का रिएक्शन, ओके, समझ गए। ये होता है इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, ये होता है इसमें हम हीट मतलब जो रिएक्शन होता है वो रिलीज करता है हीट, ओके, एज अ प्रोडक्ट। तो अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो पहले आता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो जानते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक इस टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंपाउंड लिख देता हूँ, react together to form reactants है। तो एलिमेंट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ reactants, ठीक है, पर हम उस टर्म में चले तो reactants, एलिमेंट्स कंपाउंड्स की जगह आप reactants लिख देना, ठीक है। टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। सो अब क्या होता है, कोई भी 2 और मोर एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर रिएक्टेंट्स जो जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने देखा था, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाँ फॉर एग्जांपल चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3+2 देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, 2 हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एलएचएस में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब ये मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है मेनली अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है कॉम्बाइन, ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, ओके। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे H2+O2, C2H2O, ओके, और अपना Mg+O2, बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसमें, तो 2MgO, ओके, वगैरह वगैरह। सो ये हुआ अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि एवरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके। सो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, ओके। जैसे कि C+O2 ये कुछ हीट निकालेगा, 2H2+O2 कोई हीट निकाले, कुछ नहीं हीट निकालेगा। अब इसका एग्जांपल ले लो तो आपको पता ही है, Mg+O2 जिस C2MgO प्लस हीट, सब में हीट कर देता हूँ, प्लस हीट, ये एक्चुअली तो होता है डेल्टा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हीट लेते हैं, ओके। मैं यहाँ पे राइजिंग साइन कर देता हूँ, नहीं राइजिंग साइन तो एक्चुअली इवोल्यूशन में होता है, ओके, बता समझ रहे। तो ये काम की बात मैंने बता दी आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अब केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी हुई है, आपको पता ही है। सो नेक्स्ट आता है अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो आता है अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कंपोज, आपने सुना होगा ये वर्ड,
पिछले साल आपने अगर पढ़ा होगा 9th में, तो लास्ट चैप्टर में था अपना इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, उसमें चैप्टर था जिसमें हम कंपोस्ट बनाते थे, मैन्योर जो बनाते थे हम कंपोस्ट से। ओके, सो इसमें भी सेम चीज़ है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का डीके होना या फिर टूटना, बिखरना। इसको हम डिकम्पोजिशन वर्ड को हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब नाम तो यही है लेकिन इसका मतलब होता है डिसोसिएशन। मतलब किसी भी चीज़ का डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ टूट रही है, जैसे एक चीज़ है ये टूट गई। ओके, ये पहले एक थी अब दो हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, ये दो है अब ये एक बनाती है, दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट टूट के टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल एंड सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है ये CaCO3 gives you CO plus CO2। ओके, अब ये होता है, मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, इन दोनों को नाम बताइए आप। तो एक का हिंट देता हूँ मैं, CaO होता है अपना क्विकलाइन। ओके, CaO होता है क्विकलाइन। जब ये वाटर से मिलता है CaO तो बनाता है स्लेट लाइम, और होता है अपना लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन आपको बहुत सारे फॉर्म्स में मिल जाएगा, चौक, मार्बल, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं लाइमस्टोन के। ओके, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड का एक वो होती है टिक्की या जो बोलो, बहुत बड़े बड़े से ईंट जैसे बनी आती है जिनको पानी में मिलाते हैं ताकि जो व्हाइट वॉशिंग होती है ना दीवार की वो की जाती है उससे ही, CaCO3 को पानी में मिला के। और ये जो CaCO3 है ना, CaO यार चल मेरा एक मिनट, दूसरा वाला CaO plus H2 gives you CaOH twice। ओके, यहाँ पे O नहीं है, कैसे है? ओके, सो ये हो गया Ca plus CO plus H2O gives you CaOH। ओके, अब यहाँ पे देखो O O2 है, Ca 1 है, H 2 है, ओके, और O 2 है। चलो ये बैलेंस है। ओके, ये बैलेंस इक्वेशन है। आप देखो ना, ये एक बाइंड में करने के लिए आपको एक ट्रिक है कि इसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, Ca 1 है, Ca 1 है, O यहाँ पे 2 है, मिला के 1 + 1 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 है, H2 है, H2 है, बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ये था अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, इसको पहले मिटा देता हूँ। तो इसके टाइप्स डाल देता हूँ मैं, वैसे तो बुक में दी नहीं है लेकिन ये एक एक्सटर्नल नॉलेज के लिए बताते हैं। फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड थर्मल। ये तीन टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सन की लाइट, फोटोलाइटिक मतलब फोटो मतलब होता है लाइट। ओके, फोटो मतलब होता है लाइट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपके रौनक सर आपको बता देंगे जब लाइट चैप्टर चालू होगा। ओके, सो फोटोलाइटिक जब होता है जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है सन के लाइट से। ओके, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके कारण ये प्रोसेस चालू होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे कि आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी चीज़ का करते हैं, जैसे कि हम एक कैथोड एक एनोड, हम जब पानी में डालते हैं उसमें नमक डाल देते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, पानी टूट के H2 और O2 में बन जाता है। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। एंड ये थर्मल, जब हीट से होता है कुछ। ओके, सो मोस्ट कॉमन तो थर्मल वाला ही होता है। फोटोलाइटिक आप एग्जांपल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस का। ओके, इसमें C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज अपना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिलन फोटोलाइटिक जो लाइट आती है, हीट आती है सन की, उससे फॉर्म करता है CO2 + H2O + एनर्जी 38 ATP जो बनती है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
सो नेक्स्ट आता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th में, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन होता है वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें अलग डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, वन मोर रिएक्टिव मेटल displaces the other to form so other reaction to form compounds. ओके, सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब रिएक्टिविटी सीरीज जो हम है वो तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पता होगा तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। रिएक्टिविटी क्या होती है, हर मेटल के हिसाब से रिएक्टिविटी उसकी अलग होती है। कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो उसके हिसाब से रिएक्टिविटी अलग होती है। रिएक्टिविटी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर वैलेंसी से मत उसको कंपेयर कर, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो वैलेंसी होती है, मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब पावरफुल होता है वो मेटल जो वीकर वाला है उससे। जो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मोर रिएक्टिव मेटल, तो ये जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू जो दूसरा है जो लेस रिएक्टिव है। ओके, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सब समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, Cu प्लस, सो एक्चुअली मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस C। ओके, अब मैं बताता हूँ क्या होता है, पैनिक मत करो। सो Zn जिंक होता है अपना, Cu कॉपर होता है, SO4 सल्फेट होता है। ओके, तो जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, एक्टिविटी में आपके दे रखा है वो। सो जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गिराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, सो उससे क्या बनता है, तो ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड SO4 के साथ अपना बॉन्ड बना देता है, एंड यहाँ पे Cu जो है वो अकेला चल जाता है। अब मैं आपको एक फनी वे में समझाता हूँ। ओके, सो सपोज ये आप हो मिडिल क्लास फैमिली के लोग। ओके, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अमीर दोस्त है। ओके, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा एक अमीर बच्चा है नया क्लास में। ओके, Zn, ओके, Zn नाम से है, एंड ये जो Cu ये आप हो मिडिल क्लास फैमिली वाले। तो जो ये SO4 है ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड वाला गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड मतलब लड़की, कोई दोस्त हो आपकी। ओके, SO4 आप एक दोस्त समझ लो आपकी, एंड Cu आप हो। ओके, सो Zn आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऐसा होगा नहीं। ओके, मैं गारंटी देता हूँ, अगर छोटे टाइम पे पढ़ने पे ध्यान देता हूँ। ओके, सो Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है, मतलब मोर अट्रैक्टिव मान लो उसको। वो नया नया आया, बहुत अमीर है, अमीर बाप का है, बहुत पैसा उस पर शो ऑफ करता है। सो अब क्या करता है, ये आपकी दोस्त को अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, एंड इसके साथ कंबाइन करके ZnSO4 मतलब अब Zn की दोस्त बन जाती है SO4, जो आपकी दोस्त थी अब वो Zn की दोस्त है। ओके, एंड ये जो आप हो ये अकेले रह जाते हो। ओके, सो अब क्या होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है उसको एंड भगा देता है आपको, एंड आपकी दोस्त को छीन लेता है आपसे। ये बहुत फनी वे था, तो मैंने सोचा इससे समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ओके, सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको मेनली समझाना चाहता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो हमारी जो मैम थी उन्होंने 8th में हमें समझाया था रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका, बहुत फनी वे था। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद से हो जाए काम, बन जाए आपका, ऐसे बना देता लाइन। ओके, ये हो गया के। अगर सिंबल से आते तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंबल से बस आप याद कर लीजिए। ओके, जितने भी एलिमेंट्स है, मेटल्स बोलूँगा मेनली, तो जो बेसिक है।
यहाँ पर आएगा टिन, ओके, यहाँ पे आएगा टिन आपका पास। यहाँ पे ऐड ये ले लो इसको, सिल्वर, ओके। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं गलत था, मुझे माफ कर दियो। यहाँ पे एस के साथ एन भी आएगा, समझ गए। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे के अपना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, हाइड्रोजन। अब मेटल्स की आता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी ऐड करते हैं हम, ओके। वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे क्यों। एंड देन कॉपर, देन आता है अपना मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, Hg, ओके। देन आता है, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज होगा, फिर से गलती, पीवी। अभी इसमें से आप हाइड्रोजन हटा दो, उसके आप पीवी रख लो। पीवी क्या है अपना, लेड, ओके। तो यहाँ पे हो गया लेड, कॉपर, यहाँ पे हो गया अपना मर्क्यूरी, यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। सबसे लीस्ट रिएक्टिव है अपना गोल्ड, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है अपना पोटेशियम, ओके। अब इसका कूल वे क्या था, के को हमने रख लिया कटरीना, Na से रख दिया Na ने, Ca से रख दिया कार, Mg से मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, सो फिर भी क्यों मिले, सी को क्यों ले लो, ओके। क्यों मिली, अब यहाँ पे मिली जो है एक्चुअली एम है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी का एम रखा है। Hg से कुछ बन रहा हो तो बना देना। वैसे आप यहाँ पे अपना भी नोटेशन यूज कर सकते हो, ओके, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारी मैंने जो सिखाया मैंने आपको बता दिया। मिली, सिल्वर, Ag से सिल्वर एंड आउडी, Au से आउडी हो गया। कटिया ने कार मांगी ऑल्टो फरारी, सो हाई फिर भी क्यों मिली सिल्वर आउडी, हाई आया था हाइड्रोजन के लिए, ओके। सो देखो कटरीना के हो गया, इसको याद कर लोगे तो सारे याद हो जाएंगे, ओके। बीच में एक हाइड्रोजन रह जाएगा, वो आप थर्ड चैप्टर में कर सकते हो, ओके। बड़ा कूल वे था, मैंने इसी से याद किया और याद हो गया अच्छे से, ओके। सो मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया। अब देख सकते हो जो Zn है वो Cu के ऊपर है, मतलब मोर रिएक्टिव है। मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना देता हूँ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एलिमेंट्स वो मोर रिएक्टिव होते जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे Zn है वो ऊपर है Cu से, तो मतलब मोर रिएक्टिव है Zn, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा Cu को CuSO4 से, एंड ZnSO4 से कंबाइन करके Cu को अलग कर देगा, ओके। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस व्हेन एक्सचेंज ऑफ ions has occurred, okay। so ions अपने लाइन पे पढ़े होंगे, ions चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड ions, जिसका मतलब होता है ऐसे स्पीशीज या फिर ऐसे एलिमेंट्स या फिर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जिनके पास कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिनको हम एनायन एंड कैटायन भी बोलते हैं, ओके। सो एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे होता है। अब फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं ZnSO4, सॉरी ZnCl2 प्लस NaSO4 नाइस Na2SO4। अब फॉर्मूला बनाने आपको आते होंगे नहीं आते होंगे तो मैं आप बता देना कमेंट में, हम एक वीडियो बना देंगे उस पर। हाँ वैसे भी एक बात याद आई मेरे को, हम लोग 10th के साथ यहाँ पे ना 9th के भी लेक्चर्स लेंगे, ओके। सो 9th का भी कुछ पार्ट छूटेगा नहीं, साइंस और मैथ्स के लिए हम लोग उसकी वीडियोस बनाएंगे, ओके। ZnCl2 प्लस NaCl and Na2SO4 gives you ZnSO4 प्लस NaCl, ओके। अब इसको डिटेल में आपको जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये आपको थर्ड चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा कि थर्ड चैप्टर में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको इसकी क्लैरिटी देंगे। अभी बताने बैठ जाऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो भी हो जाएगी एंड आप कुछ पढ़ने भी नहीं पड़ेगा। ओके, सो ZnSO4 ZnCl plus Na2SO4 gives you ZnSO4 plus NaCl। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। Cl जा रहा है Na के पास, SO जा रहा है Zn के पास। तो अब इन्होंने ना डील कर लिया है, मैं फनी वे में समझा रहा हूँ फिर से। अब इन्होंने डील कर लिया है, ये हुए आप Na और ये हुए Zn आपके अपनी क्लास में जो भी है। ओके, सो अब आपने डील कर ली इसके साथ। अब जो Cl आपकी दोस्त थी, ओके, आपको उसे वापस चाहिए, तो आप क्या करते हो, आपकी नई नवीन दोस्त जो है आप Zn को देते हो और आप अपनी जो मेन जो Cl2 है आपकी जो दोस्त थी पुरानी वाली, आप उसको वापस ले लेते हो, तो वो बन जाता है NaCl एंड ZnSO4। मेरे को हंसी पढ़ाते। ओके, सो अभी मेरे लिए इसके बारे में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ना। यहाँ पे इसके पास चार्ज माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। अब रिएक्टिविटी के हिसाब से एंड जो भी कॉन्सेप्ट लगता है थर्ड चैप्टर में बताएंगे। अब मैं आपको ऐसा नहीं है कि लिमिट कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर समझ नहीं आएगा ना आपको, इसीलिए। तो NaCl फिर इसके साथ कंबाइन हो जाता है प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ओके, ये देखना, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। बट चल क्यों नहीं आई है, तो मैं दूसरा करता हूँ। तो अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, Zn पे पॉजिटिव है और SO4 में नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे देखो ZnSO4 तो ये 2। ओके, सल्फेट के पास 2 नेगेटिव आयंस होते हैं, Zn पे 1 है। ओके, जो आपने पढ़ा था 9th में, जो आपका पोलेटॉमिक आयन वाला टेबल नहीं था थर्ड चैप्टर में, जिसमें था अपना सोडियम मैग्नीशियम सिल्वर कॉपर आयरन जिंक कॉपर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आएगा एक्चुअली। Zn के पास 2 है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं। तो देख रहे होगे इनके पास सिमिलैरिटीज है 1 1 2 2। तो ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए। अब इसने क्या किया, ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, Zn 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, सो इसने इसको दे दिया तो बॉन्ड बन गया इसका यहाँ पे, एंड Na2 एंड Cl2। ओके, तो 2 2 तो कट जाएंगे जब फॉर्मूला बनेगा हमारा ऐसे Na तो भी रख सकते हैं, ज़्यादा डीप चल जाएंगे फिर। तो यहाँ पे देखो, ये लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन और ये छोड़ना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन, जिससे इनका बॉन्ड बन जाएगा एंड ये बन जाएंगे NaCl। ओके, मैंने उल्टा पढ़ा दिया क्या, अरे यार हट यार, सॉरी यार, फिर से सॉरी, कमेंट में गालियाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज सॉरी, उल्टा पढ़ा दिया मैंने फिर से। एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये लूज करना चाहता है, तो इन दोनों का बॉन्ड बन गया। ओके, अब ये जो Zn है ये लूज करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन और ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने बस उल्टा पढ़ा दिया था कि ये Cl2 दे रहा है और Na ले रहा है, एक्चुअली उसका उल्टा था। ठीक, सॉरी, फिर से सॉरी, माफी। ओके, थोड़ा डीप चला गया मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया ना, यही था। व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही होता है जब आयंस का एक्सचेंज होता है टू और मोर कंपाउंड्स में, एंड वो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्चुअली मेरा ब्लैक मार्कर काम करना बंद कर दिया, लेकिन अब ये चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ओके, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अब क्या होता है वो बताते हैं। अब इसके ना 3 केसेस, 3 डेफिनेशन होती हैं। ओके, पहले डेफिनेशन O2 प्लस होता है, बड़ा सा प्लस कर देता हूँ। ओके, एड O2 subtract removal of H2 addition of
removal of H2 and lose. अब इस पे हमें मेनली जाना नहीं है, ओके। सो अभी हम इन दोनों पे ध्यान देते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस या फिर कंपाउंड से रिएक्शन के वक्त जिसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है कोई भी मेटल, जैसे कि आयरन है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जब वो रिएक्ट करते हैं। जब हमने पढ़ा था Na+O2, तो Na मेटल हो गया। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ओके। सो ये बन गया Na2। तो ये Na2 जो है अब ये ऑक्सीडाइज हो चुका है Na, ओके। ऑक्सीजन से Na ऑक्सीडाइज हो गया है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी में तो वो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है एक्चुअली, ओके, केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन के बीच में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस से अगर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो उसको बोलते हैं हम, मतलब उसको भी बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे कि हम NaH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड प्लस O2 gives you Na प्लस H2O। देख सकते हो यहाँ पे NaH था प्लस O2 था, अब ये Na प्लस H2O हो गया है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसमें से H रिमूव हो गया। H रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन ले लिया जिससे H2 बन गया एंड ये अलग हो गया एंड हमें हमारा मेटल मिल गया। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग मेटल्स को मतलब हम गेन करते हैं किसी रीयूज करते हैं किसी पार्ट से। जैसे कि यहाँ पे Na हो गया था NaH, तो बाद में हमने ऑक्सीजन ऐड करके हमने Na को वापस ले लिया, ओके। अभी इस पे नहीं आते, बस इसको बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ फिर, वरना और डीप हो जाएगा फिर। रिडक्शन, अब इसके भी दो डेफिनेशन। पहला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप रिडक्शन प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का उल्टा लिख सकते हो, वाइस वर्सा लिखूं या क्या लिखूं? चलिए ऐसे कर दो, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, वाइस वर्सा कर। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। पहले क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। अब क्या हो रहा है रिडक्शन में कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ओके। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ Na2, ये जो हमारा बना था सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 कर देते हैं, तो भी हमें हमारा Na प्लस H2O मिलता है, ओके। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन था Na में, ओके। अब हाइड्रोजन हमने लिया है, ओके, रिएक्शन में, एंड उस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन छीन लिया Na से, जिससे Na अलग हो गया और ऑक्सीजन हट गया। तो इससे जब ऑक्सीजन हट गया तो ये रिड्यूस हो गया। एंड एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ये है H2, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखोगे Na से O हट रहा है, H2 में O ऐड हो रहा है। तो इसमें हम क्या रिकॉल करेंगे कि जब O हट रहा है तो ये हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन है। एंड जब H2 में O ऐड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन, आ जाती है पेपर में, ओके। आपको मेनली ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग नहीं मिलेंगे, एक में दे देंगे। अब इसमें ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं बताता हूँ। 4 चीज़ें होती है इसके अंदर, इसी एग्जांपल से सबको समझा देता हूँ मैं। देखो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, ओके,
ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बताता हूँ होता क्या है। ऑक्सीडाइज मतलब कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा H2 है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो यहाँ पे H2 लिख दिया। ओके, रिड्यूस कौन सा हुआ है, हमारा Na हुआ है। ओके, ये भी हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे LIC एजेंट जो होता है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो भी होता है, कार इंश्योरेंस, वो सब आपको प्रोवाइड करता है एक एजेंट। ओके, इसमें भी सेम केस होता है। Na2O जो था हमारा ऑक्सीडाइज हो रखा था, H2 ने उसको रिमूव किया है, ऑक्सीजन को H2 ने रिमूव किया है Na2O से। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ कि H2 जो है उसने रिमूव किया ऑक्सीजन को Na से, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, अपना H2। अभी मैं लिख देता हूँ पहले फिर बताऊंगा। एंड अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब यहाँ पे देखोगे हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो इसको ऑक्सीडाइज किसने किया है, Na ने किया है ना, तो यहाँ पे Na आ गया। आप यहाँ पर रिलेशन भी देख सकते हो, जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, ऑक्सीडाइज पार्ट समझिए, यहाँ पे H2 ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस कौन हुआ, Na हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस एलिमेंट ने कौन सा जो भी, जैसे यहाँ पे H2 है और Na2O है, तो इसमें किस एलिमेंट ने ऑक्सीजन को ऐड किया है, Na ने H2 में O को ऐड किया है, तो Na जो हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखना है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसने Na2 से O को हटाया है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन था इसमें, तो वो H2 था, है ना। तो यही था अपना रिडॉक्स रिएक्शन। एंड ये पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो बता दिया मैंने। सो अब आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो अब हम आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, सो ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जो भी पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसी पे है। ओके, सो जब भी कोई मेटल, स्पेशली मेटल के लिए बोला जाता है, जब भी कोई मेटल, whenever a metal gets oxidized, स्पेशली मेटल के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, लेकिन होता सब में। ओके, ऑक्सीडाइज्ड, और हम कह सकते हैं अटैक्ड बाय, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, बुक के लैंग्वेज में बोले तो अटैक्ड बाय इट्स सराउंडिंग में खाना डमकाना जो डालना डाल दो, वाटर, एयर, मॉइस्चर, एयर एक्सेट्रा। ओके, सो जब भी कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, या फिर हम कह सकते हैं अटैक हो जाता है, अटैक हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, मॉइस्चर से, या फिर एयर से, एयर में ऑक्सीजन होता है, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बस थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, मेनली इसका मेन फोकस इसी पे जाएगा कि ये जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, आप ही देख लो ना, एयर में जाएगा मेटल, तो मेटल ऑक्साइड बना देगा, है ना, ऑक्सीजन है क्योंकि एयर में। यहाँ पे वाटर है, वाटर के साथ देखेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बना देगा, बात तो वही हो रही है ना। और मॉइस्चर में भी वही अपना एयर वाटर मॉलिक्यूल्स, यू नो। अरे आप मेरे से आ जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो कोरोजन यही होता है। अब कोरोजन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ Cu plus O2 gives you CuO। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सीधा कर दो। फॉर एग्जाम्पल Cu plus O2 gives you CuO। ओके, सो यहाँ पे Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ना इसमें मेन टॉपिक क्या है कोरोजन में, आपकी बुक में है
कि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे Cu जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सॉरी, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता है, एंड अदर मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो बताता है हमारे बुक में, जो कि लिखा हुआ है जैसे Cu है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई Cu, मतलब जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं जब वो सराउंड मतलब खुले में रख दिए जाते हैं तो कुछ टाइम बाद उनका कलर ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो वो एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसका सिंपल आंसर है कोरोजन, ओके। क्योंकि Cu जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, CO बना रहा है, और ये इसका कलर होता है ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीन या फिर ग्रीनिश ब्राउन, जो लिखना लिखो, ओके। आपने देखा होगा आपके घर में अगर तांबे का कोई, तांबा बोलते हैं कॉपर को, या क्या, मेरी हिंदी वीक है सॉरी, मतलब कॉपर का कोई भी बर्तन होता है जब वो खुले में छोड़ देते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है ना। अब कोरोजन का एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस जो कि होता है, स्पेशल केस है। सो स्पेशल केस क्या है हमारा, वो होता है हमारा आयरन के साथ, Fe+O2 gives you, अरे बैक चलना, Fe2O, ओके। सो एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं है, अब वो डिपेंड करता है आयरन की 2 वैलेंसीज होती है 2 होती है, 3 होती है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है कौन सी उसकी वैलेंसी है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 को कैंसिल होकर FeO बना है, ओके। फेरिक ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड, तो इसका सॉरी इसका इसका कलर ब्लैकिश ब्राउन होता है, बोल बोल के मेरा गला खराब, ओके, ब्लैकिश ब्राउन। सो स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि जब भी कोरोड होता है आयरन, सिर्फ आयरन के लिए, जब भी आयरन को कोरोड किया जाता है, आयरन को कोरोड होता है, तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। आपने हर जगह सुना होगा रस्टिंग, रस्टिंग कोरोजन एक ही होता है, बस जो अपना ये रस्टिंग है, रस्टिंग में थोड़ा चंगेरा है, सिर्फ आयरन का दोस्त बनता है, आयरन के साथ ही रहता है रस्टिंग, बाकी सबके साथ कोरोजन रहता है, ओके। बात बराबर है, दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं, ओके। रस्टिंग यहाँ पे हो रही है आयरन की, एंड ये बना रहा है अपना ब्लैकिश ब्राउन कलर। तो आपको ये कलर याद करना बहुत जरूरी है, एक्टिविटीज में लिखा रहता है, ओके। एक्टिविटीज का पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड उसमें हम NCERT वन शॉट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम पूरे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटेक्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज सब पढ़ लेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से रस्टिंग हो जाएगा एंड ये हो जाएगा क्रूड अपना, बात सिंपल है, ओके। ना होते हैं रेंसिडिटी में, रेंसिडिटी जो है वो भी कोरोजन का ही पार्ट है। बस रेंसिडिटी क्या होता है, आपने कुछ बहुत बार देखा होगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी घर का खाना होता है वो उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, स्मेल गंदा करता है ना। तो वो क्यों करता है, वो रेंसिडिटी के कारण होता है, क्योंकि उस फूड के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, पेन बदल लेते हैं, ब्लैक वाला चल जाए बस। अगर जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स जो खाने में प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या फिर कोरोड हो जाते हैं, अटैक हो जाता है उन पे सराउंडिंग से, जिसके कारण वो रैंसिड नेचर को बन जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, स्पेशल वर्ड है रैंसिड, ओके। जिससे उनका कलर भी होता है, टेस्ट, इसका फोन है, एक मिनट गाइस इंटरप्ट हो गया है, वो एक्चुअली कॉल आ गया है। सो अपना हम कहा थे, हाँ रैंसिड। तो आपने देखा होगा जब फैट मॉलिक्यूल, अब देखा तो नहीं होगा लेकिन हाँ, जब ये होता है इसीलिए क्योंकि जब फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फूड, तो जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज या फिर अटैक हो जाते हैं वाटर या फिर सराउंडिंग से, जिसके कारण वो रैंसिड नेचर के हो जाता है। अब रैंसिड नेचर क्या होता है, जिसमें किसी भी सब्सटेंस का स्मेल, टेस्ट, कलर वगैरह वगैरह जो होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। ऑक्सीडेशन के कारण उसका कलर, स्मेल, टेस्ट एंड एक्सेट्रा चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रैंसिड नेचर, ओके।
सो इसके कारण हमारा जो खाना होता है वो जो भी होता है खट्टा हो जाता है, स्मेल गंदा करता है, इसी के कारण। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो गाइस, यही था हमारा चैप्टर। देखो कितना छोटा चैप्टर था, इतना जल्दी हमने ख़त्म भी कर दिया। एक्चुअली वन शॉट वीडियो था, अगर और पढ़ाना होता तो मैं और डिटेल में पढ़ाता, लेकिन उसको हम कवर कर सकते हैं हम चैप्टर 3 में। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इन वन शॉट करेंगे चैप्टर 1 के लिए। ओके, देन हम 9th की वीडियोस कुछ अपलोड करेंगे। देन हम आएंगे सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो ये था अपना चैप्टर। अब मैं इसको समेट के रख देता हूँ। ओके, वरना पिटाई पड़ेगी गंदी वाली। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी चीज़ की नीड हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।